नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 36 पर। तो इससे पहले हम 35 लेक्चरों को समझ चुके हैं। 35वां लेक्चर जो हमारा था वो था सैंपलिंग पर, यानी निर्देशन पर। आज हम देखेंगे 4 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यहां से कम एक प्रश्न आने की संभावना तो होती है आपके किसी भी परीक्षा में, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, यूजीसी नेट की तैयारी करें, या राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, जीडीसी या जीआईसी की तैयारी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और इस लेक्चर में हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये 25 प्रश्न इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिकों से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए। अगर आपको ऑडियो वीडियो मेरा प्रॉपर तरीके से दिखाई और सुनाई दे रहा है तो मैसेज कर दीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स ओपन करके। तो टाइप मैसेज का बॉक्स आता है, इस साइड होगा कोने में। ठीक है, तो देखिए साइड में कोने में कॉर्नर में आपको शो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज 25 प्रश्न हैं, एक एक जवाब देते जाइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 4 टॉपिक के नाम आपको मालूम ही है, इन्हीं 4 टॉपिकों में से ये प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से देख सकें। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केस स्टडी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट केस स्टडी से संबंधित है? ठीक है, इन तीनों कथनों को पहले आप आराम से पढ़िए, उसके बाद इसके कूट दिए गए हैं। इन कूट के आधार पर इसका सत्य का आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला प्रश्न देखिए, यह एक इतिहास लेखन की पद्धति है जिसमें किसी इकाई के जीवन चक्र का गहन विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है पीवी यंग ने इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी सोशल माइक्रोस्कोपी की संज्ञा दी है। तीसरा, यह पद्धति केवल व्यक्ति तक सीमित है, इसका उपयोग संस्थाओं या समुदाय के लिए नहीं किया जाता है। तो केस स्टडी मेथड से जुड़े हुए ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर देना शुरू कीजिए। नमस्कार गोविंद जी, शिल्पा जी नमस्कार। ठीक है, तो पहली बात तो केस स्टडी मेथड की बात हो रही है। केस स्टडी मेथड में ये तो हम सब जानते हैं कि एक सूक्ष्म इकाई का गहन स्तर पर, ठीक है, महत्वपूर्ण अध्ययन गहन अध्ययन किया जाता है। ये बात तो सही है अपने आप में। ये इतिहास लेखन की पद्धति है जिसमें किसी इकाई के जीवन चक्र का गहन विश्लेषण होता है। दूसरा, पीवी यंग ने इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है, ये बात भी सही है। तीसरा, यह पद्धति केवल व्यक्ति तक सीमित है। मैंने पहले भी कहा था किसी भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इसको देखने का सबसे कॉमन तरीका होता है वो है केवल। अगर केवल लिखा हो तो समझ जाइए वो स्टेटमेंट गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये केवल व्यक्ति तक सीमित है, इसका उपयोग संस्थाओं या समुदाय के लिए नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप किसी भी जनजाति के एक कबीले का भी अध्ययन कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल व्यक्तियों तक सीमित होती है केस स्टडी। इसके माध्यम से आप किसी संस्था की या किसी भी समुदाय की भी गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 3rd नंबर का स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है अपने आप में सही है। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, हाँ जुड़ते जाइए जल्दी से जल्दी सभी लोग। नमस्कार अरविंद जी, विक्रम जी नमस्कार, वंदना जी नमस्कार, तेज जी नमस्कार। ठीक है, तो भी कुछ 3-4 दिनों से आपके लेक्चर नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं बाहर था थोड़ा, कल रात को ही लौटा हूं। ठीक है, तो अब आपके कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अंतःवस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस के प्रकट और अंतर्निहित अर्थों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले प्रश्न को हमेशा पढ़िए कि वो सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है।
तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कंटेंट एनालिसिस के प्रकट और अंतर्निहित अर्थों के संदर्भ में? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। नमस्कार विक्रम जी। पहला है, प्रकट अर्थ संचार के दृश्य और प्रत्यक्ष तत्वों से संबंधित है, जबकि अंतर्निहित अर्थ गहरे प्रतीकात्मक संदर्भों को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड बेरेंसन ने केवल अंतर्निहित अर्थों के विश्लेषण को ही वैज्ञानिक माना है। ऑप्शन सी, अंतःवस्तु विश्लेषण केवल परिणात्मक होता है, इसमें गुणात्मक व्याख्या का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन डी, अंतर्निहित अर्थों का मापन प्रकट अर्थों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होता है। तो बताइए, अंतःवस्तु विश्लेषण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? जवाब भी देना शुरू कीजिए सभी लोग। देखिए, ध्यान से पहले प्रश्न को समझिए। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई होगी क्योंकि कैमरा चेंज किया है, तो आपको अब बेहतर तरीके से विश्लेषण की बात हो रही है। तो यहां प्रकट और अंतर्निहित संदर्भों की बात हो रही है, अर्थों के संदर्भ की बात हो रही है। तो पहला कौन सा बात तो नहीं हो सकती, मैंने पहले भी कहा था, जहां पर भी केवल शब्द लग जाए, ये केवल, ये तो नहीं होते हैं। क्यों? पहली बात तो अंतःवस्तु विश्लेषण केवल परिणात्मक होता है, ऐसा नहीं है। कंटेंट एनालिसिस के द्वारा आप परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही संदर्भों को विश्लेषण कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता। बर्नार्ड बेरेंसन ने केवल अंतर्निहित अर्थों के विश्लेषण को वैज्ञानिक माना है? नहीं, उन्होंने अंतर्निहित और प्रकट दोनों प्रकार के विश्लेषण को शामिल किया है। अंतर्निहित अर्थों का मापन प्रकट अर्थों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। अब यहां बात हो रही है वस्तुनिष्ठ की और बात हो रही है अंतर्निहित, यानी आप क्या अर्थ लगाते हैं ये वस्तुनिष्ठ होगा क्या? ये तो व्यक्तिनिष्ठ हुआ ना। अंतर्निहित अर्थ यानी मैं क्या सोचता हूं, ठीक है, मेरे अनुभव क्या कहते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ कैसे हो सकता है? ये तो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हर व्यक्ति की समझ, हर व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग होती है, हर व्यक्ति की समझ अलग होती है, हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो अंतर्निहित अर्थ हमेशा व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, याद रखिएगा, कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ? इसका मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन इतिहास और आत्मकथा के बीच समाजशास्त्रीय अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? अब जीवन इतिहास और आत्मकथा के बीच में क्या अंतर है? अगर आपने 10th 11th क्लास में हिंदी सबने पढ़ी होगी, हमेशा अंतर लिखने को आता था हिंदी में, ठीक है, कि भाई आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता था हिंदी में। ठीक वही प्रश्न पूछा गया है समाजशास्त्र के संदर्भ में। तो ध्यान से सब पढ़िएगा क्वेश्चन। तो जीवन इतिहास सदैव व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखा जाता है, गलत। जीवन इतिहास अनुसंधानकर्ता लिखता है, व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता। आत्मकथा शोधकर्ता द्वारा लिखी जाती है, नहीं, आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है, यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जीवन इतिहास में व्यक्ति के अनुभवों को सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये तो सही बात है। आप किसी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन करते हैं, उस संदर्भ में सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसके फैसले जो लिए गए वो कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से प्रभावित थे, तो ये सोचकर आप जीवन इतिहास लिखते हैं। आत्मकथा एक वस्तुनिष्ठ पद्धति है, गलत। आत्मकथा वस्तुनिष्ठ कैसे हो सकती है? स्वाभाविक सी बात है, वही व्यक्ति अपनी अगर आत्मकथा लिखेगा तो अपने बारे में हमेशा अच्छा ही लिखेगा, अपने बारे में कहीं ना कहीं वो पूर्वग्रह से ग्रसित होगा, तो वस्तुनिष्ठ तो हो ही नहीं सकती आत्मकथा। जीवन इतिहास केवल महान व्यक्तियों का अध्ययन करता है, मैंने पहले भी कहा, जैसे ही आ जाए केवल यानी गलत हो गया। जीवन इतिहास का केवल महान व्यक्तियों का ही अध्ययन होता है, जबकि आत्मकथा सामान्य लोगों की होती है। गांधी जी की आत्मकथा क्या सामान्य आदमी की आत्मकथा है? ठीक है, इसका मतलब सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं, अगर आपने सतही स्तर पर पढ़ के चले गए हैं, अगर आपको केवल आदत है किताबों के संयात करने की, परिभाषाएं रट्टा मारने की और सिद्धांतों को रट्टा मारने की, तो फिर इस प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न तभी सॉल्व होंगे जो अगर आपने ऑथेंटिक किताबें पढ़ी होंगी। जिनको केवल टेलीग्राम से नोट्स निकालकर पढ़ने की आदत है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने की आदत है, उनके लिए इस प्रकार के प्रश्न कठिन साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से गहनता से अच्छे से पढ़िए इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सभी लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? और प्रश्न का जवाब देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। मैंने भी क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ताकि सभी लोग अलग अलग टाइम पे जुड़े हैं। तो अगर आप केवल ABCD लिखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा आपने कौन से प्रश्न का जवाब दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। मौखिक इतिहास की पद्धति के संबंध में स्मृति की भूमिका पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। अब मौखिक इतिहास क्या होता है? जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, जब आपके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, जब आप सामने वाले से बातचीत करते हैं, या जो दंत कथाएं चली आ रही हैं उन दंत कथाओं को दूसरे से आप सामने से वाले से सुनते हैं, इसी को मौखिक इतिहास कहा जाता है। अब इस ये मौखिक इतिहास में स्मृति पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। देखिए कि आपको याददाश्त कैसी है, इस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। तो मौखिक इतिहास केवल ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि का एकमात्र गौण उपकरण है। ये अभिलेखीय शून्यता को भरने में मदद करता है, विशेषकर हाशिए के समूह के संदर्भ में। मौखिक इतिहास में शोधकर्ता की व्यक्तिपरकता का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पद्धति केवल लिखित दस्तावेजों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही मान्य है। तो मौखिक इतिहास के संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे होंगे आपको 4 में से। तो पहली बात तो मौखिक इतिहास केवल, मैंने पहले भी कहा, जैसे ही केवल आ जाए समझ जाइए गलत है। मौखिक इतिहास केवल ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि का ही उपकरण है, ऐसा नहीं है। मौखिक इतिहास के माध्यम से जरूरी नहीं कि आप ऐतिहासिक घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं, आप उस समाज की, उस लोगों की, उनकी मानसिकता, उनकी जो परंपराएं हैं, इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। यह अभिलेखीय शून्यता को भरने में मदद करता है, विशेषकर हाशिए के समूह के संदर्भ में। अब यहां से क्वेश्चन आता है, अभिलेखीय शून्यता, ये शब्द देखिए पहले, क्या होता है अभिलेखीय शून्यता? जब आप बात करते हैं 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, तो जो आपकी वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद हुए हमारे, या जो राजा थे, महारानी थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल हैं, कई लोगों के नाम आते हैं, कई तात्या टोपे का नाम आता है, नाना साहब का नाम आता है, ठीक है। तो कई लोगों के नाम तो सुनते हैं 1857 की क्रांति में, लेकिन उस क्रांति में जो आम सैनिक थे, उस क्रांति में जो किसान थे, उस क्रांति में जो श्रमिक थे, जो भूमिहीन मजदूर थे, वो भी तो क्रांति का हिस्सा थे। उनकी किसने सुनी? इतिहास में उनका कोई जिक्र नहीं होता। तो मौखिक इतिहास के माध्यम से उन अभिलेखीय शून्यता को भरा जाता है, ठीक है, उनके परिवारों से मिला जाता है, जिन लोगों का नाम कभी सामने नहीं आएगा, बड़ी से बड़ी क्रांतियों में, बड़े से बड़े आंदोलनों में, जिनका नाम इतिहास में खो गया। ऐसे मौखिक इतिहास उस शून्यता को भरने में कारगर साबित होता है। मौखिक इतिहास में शोधकर्ता की व्यक्तिपरकता का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। देखिए, मौखिक इतिहास में शोधकर्ता की जो वस्तुनिष्ठता होती है, पूर्वाग्रह होते हैं, वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। इसलिए यह कहना कि मौखिक इतिहास का अध्ययन करते समय शोधकर्ता एकदम वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यह पद्धति केवल लिखित दस्तावेजों में की अनुपलब्धता की स्थिति में ही मान्य होती है, ऐसा नहीं है कि भाई जिस घटना के बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं है वहीं पे मौखिक इतिहास काम आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में लिखा गया है, लेकिन बहुत कुछ अनकहा है, उसको जानने में भी मौखिक इतिहास कारगर साबित होता है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी की बात हो रही है। केस स्टडी में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है। अब ये सामान्यीकरण क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं इसे हम, या जनरलाइजेशन कहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन एक भाव चित्रात्मक दृष्टिकोण है जो किसी विशिष्ट इकाई की विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि सार्वभौमिक नियमों पर। अब कथन कारण वाला यह प्रश्न है जो केस स्टडी से पूछा गया है। अगर आपने गुप्ता शर्मा टाइप की किताबें पढ़ी हैं, अगर आपने अरिहंत पब्लिकेशन जैसी किताबें पढ़ी हैं जिसमें पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ ही मैच नहीं करता, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिर गलत साबित हो जाते हैं। अच्छे से पढ़िए, केस स्टडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। वंदना जी ने आंसर दे भी दिया, आपका आंसर सही है वंदना जी। ध्यान से समझिएगा, केस स्टडी में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है क्योंकि आप किसी एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं और एक इकाई के अध्ययन के निष्कर्षों के बेसिस पर आप पूरे समाज को, पूरे समुदाय को नहीं समझ सकते। इसलिए यह कहना सही है कि सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप केवल किसी एक इकाई की विशिष्ट बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, एक विशिष्ट इकाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ना कि सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं बना रहे हैं आप। इसलिए सही बात है कि केस स्टडी में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है। आप किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जो सभी जगह पर समान रूप से लागू हो जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अंतःवस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में इकाईकरण का अर्थ क्या है? इकाईकरण को कहते हैं यूनिफिकेशन, यूनिटिफिकेशन कहते हैं इकाईकरण। जब भी आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं, अंतःवस्तु विश्लेषण करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई प्रधानमंत्री ने कोई स्पीच दी, ठीक है, 15 अगस्त के दिन लाल किले से, तो वो 45 मिनट या 1 घंटे की जो पूरी स्पीच है, उस स्पीच का आप डायरेक्ट पूरा स्पीच नहीं पढ़ेंगे, आप स्पीच को कई भागों में तोड़ेंगे कि आर्थिक मुद्दों पर क्या कहा, सामाजिक मुद्दों पर क्या कहा, राजनीतिक मुद्दे पर क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या कहा, कल्चर के मुद्दे पर क्या कहा। तो आप चीजों को तोड़ तोड़ के एनालाइज करेंगे। ऐसा ही होता है, इसे ही कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। उसकी गहनता को समझने के लिए इसी को कहते हैं इकाईकरण, यानी डेटा को विभिन्न फाइलों में व्यवस्थित करना नहीं, संचार सामग्री को विश्लेषण करने के लिए छोटी छोटी प्रबंधकीय श्रेणीय इकाइयों में विभाजित करना, शोध के उद्देश्य के लिए उत्तरदाताओं का चयन करना, विश्लेषण के बाद निष्कर्षों का एकत्रीकरण करना। तो इकाईकरण क्या होता है? जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो वीडियो हो, उसको खंड खंड करके एक एक चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको। पीवी यंग, थॉमस एंड जेनेकी, बर्नार्ड बेरेंसन, पॉल थॉमसन। ठीक है, सूची 1 दी गई है और यहां पे बात की गई है उनकी संकल्पना की, उनकी पद्धतियों की। सबसे पहले बात आती है पीवी यंग की। अभी हमने बात करी थी, जब पीवी यंग की बात आती है तो उन्होंने क्या कहा था? केस स्टडी को, ठीक है, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा था। यानी ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3। थॉमस और जेनेकी की बात होती है तो थॉमस और जेनेकी ने जो जीवन इतिहास होता है इस पर काफी गहन अध्ययन किया और सबसे प्रमाणित और सबसे प्रथम ग्रंथ लिखा था, सबसे प्रथम पुस्तक लिखी थी जीवन इतिहास के संदर्भ में, वो थी द पॉलिस प्रेजेंट, यानी बी का हो गया 1। बर्नार्ड बेरेंसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतःवस्तु विश्लेषण की सबसे व्यवस्थित परिभाषा दी हुई है। ठीक है, यानी ये हो गया सी का 2 और डी का हो गया 4। द वॉइस ऑफ द पास्ट पॉल थॉमसन की जानी मानी रचना है। ये मौखिक इतिहास पर लिखी गई पहला ग्रंथ माना जाता है। तो सही आंसर क्या हुआ? 3 1 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जीवन इतिहास पद्धति में रेगुलेशन का क्या तात्पर्य है? रेगुलेशन क्या होता है? जब भी हम 3 कारकों का इस्तेमाल करते हैं अध्ययन करने के दौरान, या 3 पद्धतियों का या 3 स्रोतों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं ट्रेगुलेशन। 3 अलग अलग व्यक्तियों का एक साथ साक्षात्कार करना नहीं, व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को समझने के लिए मौखिक साक्ष्य, डायरी और आधिकारिक दस्तावेजों जैसे विभिन्न स्रोतों का संयोजन करना, जीवन की घटनाओं को भूत, वर्तमान, भविष्य के त्रिभुज में बांटना, केवल 3 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का ध्यान केंद्रित करना। तो ट्रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? जब आपका सोर्स जो होते हैं, आप 3 टाइप के सोर्स लेते हैं कम से कम स्टडी करने के लिए। तो आपने मौखिक साक्ष्य भी प्राप्त किया, आपने डायरी का अध्ययन भी किया और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे उसकी स्टडी भी करी, घटना को, व्यवस्था को या व्यक्ति को समझने के लिए। इसी को कहते हैं ट्रेगुलेशन। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की नहीं है? अब देखिए यहां पूछा गया है नहीं है, तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो केस स्टडी की नहीं है? ये एक सूक्ष्म और सघन विश्लेषण है, इसमें कालानुक्रमिक अध्ययन संभव है, ये सांख्यिकी परिशुद्धता और बड़े परिदृश्य पर आधारित है, इसमें गुणात्मक डेटा का बहुलता होती है। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो केस स्टडी की नहीं होती है? तो ये बात तो सही है कि आप सूक्ष्म गहन अध्ययन करते हैं, हर एक कालक्रम का है, घटना का व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं, इसमें आप गुणात्मक डेटा का भी प्राप्त कर सकते हैं, परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों ही प्रकार के डेटा प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन इसके माध्यम से आप बड़े परिदृश्य का या बड़े सैंपल साइज में स्टडी नहीं कर सकते, ये तो सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें शामिल नहीं होता। मौखिक इतिहास में पुनः सक्रिय स्मृति के उपयोग के दौरान शोधकर्ता को किस मुख्य चुनौती का सामना करना पड़ता है? पुनः सक्रिय स्मृति की बात हो रही है। ठीक है, पहला तकनीकी उपकरणों की विफलता, उत्तरदाता द्वारा तथ्यों का विस्मरण या वर्तमान के चश्मे से अतीत की व्याख्या, सरकारी अभिलेखागारों तक पहुंच की कमी या सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता। तो जब भी हम मौखिक इतिहास की बात करते हैं, यहां सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है उत्तरदाता को वो घटना पूरी की पूरी फिर से याद रह जाए, सारे तथ्य याद रह जाएं, और कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि वो उस घटना को वर्तमान संदर्भ से जोड़कर समझाने लगे। हमें अतीत की घटना का अध्ययन करना था और सामने वाला उसको वर्तमान संदर्भ में जोड़कर समझाने लगा, तो पूरी की पूरी घटना क्या हो जाएगी, एक प्रकार से विचलित हो सकती है, अव्यवस्थित हो सकती है। यह सबसे बड़ी चुनौती होती है, याद रखिए। अंतःवस्तु विश्लेषण में इंटरकोड रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या है? अब ये इंटरकोड रिलायबिलिटी होती क्या है, पहले इसको समझिए, क्योंकि अंतःवस्तु विश्लेषण बहुत से लोग पढ़ लेते हैं कि वे परिभाषा पढ़ के चले गए या आधा पेज का आधा पैराग्राफ पढ़ के चले गए, लेकिन इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी को पहले समझिए, शब्दावली को समझिए। इंटरकोडर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दी है, तो कई सारे न्यूज़पेपर हैं, कई सारे पत्रकार हैं, ठीक है, तो सभी के पास एक ही प्रकार की स्पीच पहुंचनी जरूरी है, और सभी के पास उसका खंड खंड विभाजन पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर वो खंड खंड विभाजन नहीं पहुंचेगा तो सभी लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर स्पीच का पैराग्राफ एक समान नहीं होगा, उसे सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया होगा, उसे इकाइयों में नहीं बांटा गया होगा, तो अर्थ क्या निकलेगा? सबका अर्थ अलग अलग निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में जरूरी क्या होता है? इंटरकोडर रिलायबिलिटी का इस्तेमाल होता है। यानी अगर दो लोग एक ही दस्तावेज को समझ रहे हैं तो दोनों के संदर्भ में दस्तावेज एक समान होना चाहिए, एक समान इकाइयों में बटा होना चाहिए, और दोनों के द्वारा एक ही अर्थ निकाला जाना चाहिए। इसी को कहते हैं इंटरकोडर रिलायबिलिटी। यानी सुनिश्चित करना कि विभिन्न कोडर एक ही सामग्री को समान श्रेणियों में कोड करें, यह सुनिश्चित करना कि कोडर साक्षात्कार लेने में कुशल है, कोडर के वेतन का निर्धारण करना, शोध की लागत को कम करना। तो रिलायबिलिटी के जरूरी क्या है कि जो हमने अंतःवस्तु विश्लेषण के लिए पैराग्राफ निकाला है, उस पैराग्राफ को समान तरीके से तोड़कर प्रकट किया जाए। ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इकाइयों में बांटेगा तो अलग अलग अर्थ निकल के आएंगे। द पॉलिश प्रेजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका में प्रयुक्त मुख्य शोध सामग्री क्या थी? ठीक है, थॉमसन और जेनिकी ने जाना माना शोध पत्र जारी किया था, पुस्तक लिखी थी, ये याद रखिएगा। तो कौन सी सामग्री का या कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था इस पुस्तक के लेखन के लिए? यह प्रश्न पूछा गया है। सरकारी जनगणना के आंकड़े, व्यक्तिगत पत्र, डायरी या जीवन इतिहास, रेडियो प्रसारणों का अंतःवस्तु विश्लेषण, संरचनात्मक साक्षात्कार। तो थॉमसन और जेनिकी ने क्या किया, जो लोग पोलैंड से आए थे, अमेरिका, जो किसान थे पोलैंड के, जो अमेरिका में आए, तो अपने साथ जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे थे डायरियों में, दस्तावेजों में, उसी का अध्ययन किया और उसके बेसिस पर उन्होंने ये किताब लिखी थी। यानी उन्होंने जो व्यक्तिगत पत्र थे, डायरी थी, उनकी समय के जीवन इतिहास था, लेखन था, उसका इस्तेमाल किया, इससे इन्हें वास्तविक अनुभव प्राप्त हुए। रॉबर्ट स्टैक के अनुसार इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी का उद्देश्य क्या है? अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट स्टैक की बात हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी से इनमें से कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? तो रॉबर्ट स्टैक इससे जुड़े हुए हैं। किसी विशिष्ट मामले की विशिष्टता को समझना, किसी व्यापक सिद्धांत या मुद्दे को समझने के लिए एक विशेष मामले का उपकरण के रूप में उपयोग करना, केवल उपकरणों का परीक्षण करना, कई मामलों का तुलनात्मक अध्ययन करना। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी क्या होती है? हम किसी घटना को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यापक सिद्धांत या मुद्दे को समझने के लिए किसी एक घटना का इस्तेमाल करते हैं, किसी विशेष मामले को इस्तेमाल करते हैं।
कि भाई उस मामले में ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बेसिस पर वर्तमान घटना को समझने की हम कोशिश करते हैं। क्लियर? इसी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। यानी वर्तमान घटना को समझने के लिए आप किसी ऐसी ही मिलती जुलती दूसरी घटना को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं पुष्टि कर सकें, आप अपने अध्ययन को निर्धारण कर सकें। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, मौखिक इतिहास को अक्सर इतिहास का लोकतांत्रिकरण माना जाता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस अध्ययन पद्धति को इतिहास का लोकतांत्रिकरण कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? मौखिक इतिहास। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उन समूहों की आवाजों को रिकॉर्ड करता है जिन्हें पारंपरिक लिखित इतिहास में अनदेखा कर दिया गया। सही बात है कि भाई हम देखते हैं कोई भी आंदोलन हुआ, बड़े से बड़े आंदोलनों में तो बड़े बड़े नेताओं के नाम तो खूब आते हैं, लेकिन उस आंदोलन के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, जिन्होंने जेल में रहे आंदोलन के दौरान, जिन्होंने पीड़ा झेली है, जिन्होंने भेदभाव झेला, जिन्होंने हिंसा झेली, ठीक है, उनके अनुभव तो होते ही नहीं। बड़े बड़े आंदोलनों में केवल नेतागिरी की बात होती है। जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, वो तो उनका तो कोई नामो निशान खत्म हो जाता है। तो मौखिक इतिहास ऐसे लोगों की आवाज को उठाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं आपके इतिहास का लोकतांत्रिकरण। क्लियर? यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अंतःवस्तु विश्लेषण की परिणात्मक प्रकृति की आलोचना करते हुए किसने कहा कि यह सामग्री के केवल सतही अर्थों तक सीमित रह जाता है? ठीक है, तो अंतःवस्तु विश्लेषण की आलोचना करी है और इसे सतही ज्ञान माना है। बस इसमें आप केवल बेसिक चीजों को पर फोकस कर पाते हैं, आप गहनता में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये आलोचना किसने करी है? सिगमंड फ्रायड, हार्वर्ड ब्लूमर, क्रेकुकर या एमाइल दुर्खिम? तो आलोचना किसने करी है? ये आलोचना करी है क्रेकुअर ने। जीवन इतिहास पद्धति का उपयोग करते समय प्रतिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? तो कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार के जब शब्द आएंगे तो उसका इंग्लिश वर्जन हमेशा देखिए अनुवाद में। सोशियोलॉजी में जब भी आपको कठिन शब्दावली मिले तो पहले हमेशा अंग्रेजी अनुवाद जरूर देखिएगा। प्रतिवर्तनीयता का मतलब होता है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाता की नकल करना, शोधकर्ता द्वारा स्वयं के पूर्वाग्रहों और शोध प्रक्रिया में अपनी भूमिका के प्रति सचेत रहना, डेटा का बार बार दोहराव करना, साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता की प्रतिक्रिया को रोकना। रिफ्लेक्सिविटी यह कहती है कि जब भी आप रिसर्च करें, शोध करें, तो आपको अपने पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका अध्ययन वैज्ञानिक नहीं रह जाएगा, आपका अनुसंधान साइंटिफिक नहीं रह जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि किस मामले में मेरे पूर्वाग्रह आ सकते हैं, इस मामले में मेरी सोच ऐसी है, तो कोशिश करनी है कि अपने पूर्वाग्रहों को दूर रख सकें। अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखने के लिए आपको अपने पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के संदर्भ में एंथनी गिडिंग्स के विचार थोड़े अलग हैं। उन्होंने आधुनिकता के संदर्भ में बात करी थी। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? जब भी हम केस स्टडी करते हैं तो सही चरण क्या होता है? ये चरण वाले क्वेश्चन खूब उलझाते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में। कई बार आपने देखा होगा साक्षात्कार को लेकर, हाइपोथेसिस उपकल्पना को लेकर, शोध अनुसंधान की प्रक्रिया को लेकर कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चरण पूछे जाते हैं। पहला सही चरण क्या है? तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सही चरण क्या होगा? इकाइयों का चयन करना, समस्या का निर्धारण करना, डेटा का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, इकाइयों का इतिहास और कारक। तो सही चरण क्या होगा? किसी भी घटना अनुसंधान से शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले चर्चा करते हैं कि समस्या क्या है। आप अनुसंधान तो बाद में करेंगे, डेटा बाद में प्राप्त करेंगे, हाइपोथेसिस बाद में बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ये तो पता करो समस्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा? समस्या का निर्धारण। अब समस्या डिसाइड कर ली समस्या के निर्धारण के बाद क्या होगा? इकाई का चयन करेंगे। सैंपल कहां से लेने हैं? सैंपल लेने के बाद आप क्या करेंगे? इकाई का इतिहास जानेंगे, इकाई के फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? आखिर में विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतःवस्तु विश्लेषण से संबंधित नहीं है? जब भी हम कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं
तो कौन सा ऐसी मेथड है या कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें इस्तेमाल में नहीं आता? कोडिंग स्कीम आता है, संदर्भ की इकाइयां इस शब्द का इस्तेमाल भी होता है, निप्रवंशीय विज्ञान संबंधी क्षेत्र और श्रेणियों का पारस्परिकता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपने बाकी 3 समझ में आ गए होंगे, लेकिन यहां पे एक शब्द आ गया, इसलिए मैंने कहा जैसे ही ऐसे शब्द आते हैं इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा पेपर में, अंग्रेजी अनुवाद। इसे कहते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफी आपके अंतर वस्तु विश्लेषण में एथनोग्राफी का इस्तेमाल नहीं होता। एथनोग्राफी का इस्तेमाल कहां होता है? सहभागी अवलोकन पद्धति में। तो सहभागी अवलोकन पद्धति में अगर आप किसी समुदाय का अध्ययन करते हैं तो आप एथनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं, ना कि अपने नजरिए से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी अंतर वस्तु विश्लेषण में शामिल नहीं होता। ईगो दस्तावेज का उपयोग मुख्य रूप से किस पद्धति में किया जाता है? कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है ईगो दस्तावेज क्या है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। सांख्यिकी सर्वेक्षण, जीवन इतिहास और व्यक्तिगत अध्ययन, प्रयोगात्मक अनुसंधान, सहभागी अवलोकन। जब भी कोई व्यक्ति डायरी लिखता है, जब भी कोई व्यक्ति अपना जीवन इतिहास लिखता है, आत्मकथा लिखता है, उसी को हम ईगो दस्तावेज कहते हैं, ईगो डॉक्यूमेंट कहते हैं। मौखिक इतिहास के संदर्भ में जनवंशिना का प्रमुख योगदान क्या है? अब ये जनवंशिना है कौन? ठीक है, कोई घटना नहीं है, याद रखिएगा, एक व्यक्ति है। ये मानव शास्त्री है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। कहां की? बेल्जियम की। तो बेल्जियम की जाने मानी, ठीक है, आपके मानव शास्त्री है, इतिहासकार भी है। इन्हीं का नाम है जनवंशिना। तो कहां की है? बेल्जियम की। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या कहा मौखिक इतिहास के संदर्भ में? इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि जिन लोगों के बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उन घटनाओं का अगर कोई भी कहानी किस्सा है, उन घटनाओं के बारे में कोई भी मौखिक इतिहास है, मौखिक जानकारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई हैं, उसी को ही हमें एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है? ये जनवंशिनी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जनवंशिना ने क्या कहा कि जिस घटना के बारे में हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, जिन लोगों के बारे में हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो कथाएं चली आ रही हैं, कहानी किस्से चले आ रहे हैं, इसी को हमें इस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा योगदान माना जाता है मौखिक इतिहास के संदर्भ में इनका ये स्टेटमेंट। तो मौखिक परंपराओं का ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में विश्लेषण करना, इंटरनेट आधारित सर्वेक्षण की खोज करना, सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का विकास करना, व्यक्ति का अध्ययन की आलोचना करना। तो इन्होंने मौखिक परंपराओं को किस रूप में स्वीकार किया है? ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में विश्लेषण पर जोर दिया है। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। कंप्यूटेशनल कंटेंट एनालिसिस के उदय ने समाजशास्त्र में क्या जोड़ा है? अब देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आ गया, आपके सिलेबस में लिखा भी गया है, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की उपयोगिता, है कि नहीं? एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। तो कंप्यूटेशनल कंटेंट एनालिसिस का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ये समाजशास्त्र में किस प्रकार से इसने एक नया अध्याय जोड़ा है? इसने शोधकर्ता की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसने बिग डेटा और सोशल मीडिया सामग्री के विश्लेषण को व्यापक पैमाने पर संभव बनाया है। इसने केवल गुणात्मक शोध को बढ़ावा दिया है। इसने व्यक्तिगत अध्ययन को अप्रासंगिक बना दिया है। तो कंप्यूटेशनल कंटेंट एनालिसिस का माध्यम आज आप देखते होंगे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखिए, ईरान का और इजराइल, ईरान और अमेरिका वॉर में पूरा फोकस, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर होता है कि ट्रुथ सोशल क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का है। डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार का ट्वीट करते हैं, इससे पूरा डिसाइड होता है कि वॉर कहां दिशा में जाएगी। यानी पहले अखबारों में या रेडियो में जो खबर आती थी उसको कंटेंट एनालिसिस किया जाता था। आजकल सोशल मीडिया में क्या पोस्ट जारी हो रही है, सोशल मीडिया में किस प्रकार के एक्स पर या फेसबुक पर क्या लिखा जा रहा है, इसके बेसिस पर आजकल कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। तो कंप्यूटेशनल कंटेंट एनालिसिस ने क्या कर दिया, आज हम बड़े पैमाने पर, ठीक है, बिग डेटा का एनालाइज कर सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था। आजकल आपने देखा होगा कोई घटना घटी तो न्यूज में आता है कि दुनिया भर के समाचार पत्रों ने क्या कहा इस संदर्भ में, इस घटना के बारे में।
कि भाई 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ, इस पर दुनिया भर की पत्रकारों ने या दुनिया भर की प्रेस ने क्या छापा। तो इतने बड़े पैमाने पर आज हम एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशनल के कंटेंट एनालिसिस के द्वारा आज हम बिग डेटा का, सोशल मीडिया सामग्री का भी बड़े पैमाने पर विश्लेषण कर पाते हैं। लाखों लोगों की ट्वीट का हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं कि लोगों की सोच क्या है, किस नेता ने किस प्रकार का विचार दिया है, किस नेता ने किस प्रकार का कंटेंट तैयार किया है, या किस प्रकार का अपने सुझाव दिए हैं, विचार प्रकट किए। व्यक्तिगत अध्ययन में क्रिटिकल केस किसे कहते हैं? अब देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन में क्रिटिकल केस क्या होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। वह मामला जो किसी सिद्धांत की पुष्टि या खंडन के लिए निर्णायक साक्ष्य प्रदान करता है, वह मामला जो सबसे सरल, समझने में आसान होता है, वह मामला जो केवल नकारात्मक परिणामों को दर्शाता है, वह मामला जिसका अध्ययन करना सबसे महंगा है। क्रिटिकल केस क्या होता है? आप पूरा का पूरा केस स्टडी कर रहे हैं, उसमें से कोई एक ऐसी घटना घटी, उस घटना के चलते पूरी की पूरी केस स्टडी का फोकस चेंज हो जाता है अचानक से। ठीक है, तो ऐसा सिद्धांत जो किसी सिद्धांत की पुष्टि में, खंडन में अहम भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का राजनीतिक चरित्र है, ठीक है, उसका राजनीतिक जीवन 30-35 साल का है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाए, या वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, या कोई करप्शन के केस में फंस जाए, तो पूरा का पूरा कंटेंट एनालिसिस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति की सारी उपलब्धियों को भुला दिया जाएगा और पूरा फोकस एक घटना के बेसिस पर उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण था क्रिटिकल केसेस में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मौखिक इतिहास साक्षात्कार और पत्रकारिता साक्षात्कार के बीच में क्या अंतर है? ठीक है जी, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज आपको थोड़ी भारी सुनाई दे रही होगी। माइक में कोई खराबी नहीं है। जी हाँ, आपने मैसेज किया है, माइक में कोई खराबी नहीं है, मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए आवाज थोड़ी भारी आ रही होगी आपको। मौखिक इतिहास साक्षात्कार और पत्रकारिता साक्षात्कार के बीच में क्या अंतर है? अब थोड़ा ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। एक तो वो होते हैं जो किसी व्यक्ति से हम मुलाकात करी, हमने किसी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करी, या हम थीसिस लिख रहे हैं, इसके लिए हमने किसी मोहल्ले में, किसी समुदाय का, किसी जाति विशेष का, किसी जनजाति, किसी गांव में जाकर स्टडी करी, और वहां से जो भी हमने अपना मौखिक साक्षात्कार किया उसको हमने लिपिबद्ध किया और उसे पब्लिश कराया, ताकि लॉन्ग टर्म में भी वो आने वाले अनुसंधानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक साबित हो। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता साक्षात्कार क्या होता है? कोई अचानक से घटना घटी, हम पहुंच गए माइक लेकर, हमने दो बातें करी और बात खत्म। भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है पत्रकार साक्षात्कार, पत्रकारिता साक्षात्कार। तो पत्रकारिता साक्षात्कार हमेशा लंबे होते हैं? नहीं, ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। घटना घटी, 2 दिन बाद पत्रकार भी भूल जाते हैं क्या हुआ था। मौखिक इतिहास साक्षात्कार का उद्देश्य भविष्य के शोध हेतु अभिलेखीय संरक्षण और गहरा ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। ये सही बात है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्री करते हैं या कोई लोगों से राय पता करते हैं या कोई थीसिस लिख रहे होते हैं या पीएचडी कर रहे हैं, बहुत से लोग शोध कर रहे होते हैं, तो वो जो लोगों से मुलाकात करते हैं उनके अनुभवों को वो दस्तावेजीकरण करते हैं, ताकि आने वाले वर्षों में वो आने वाले अनुसंधानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन साबित हो। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी सही बात है। मौखिक इतिहास में केवल राजनेता का साक्षात्कार लिया जाता है, ऐसा नहीं है, आम आदमी का भी साक्षात्कार होता है। पत्रकारिता साक्षात्कार में रिकॉर्डिंग का उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। पत्रकार साक्षात्कार में रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछिए। अंतःवस्तु विश्लेषण में नॉन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्या अर्थ है? अब देखिए, अंतःवस्तु विश्लेषण में नॉन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्या अर्थ है? यानी आवर्ती विहीन विश्लेषण कहते हैं हिंदी में। तो आवर्ती विहीन विश्लेषण का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझिए। अंतःवस्तु विश्लेषण में हमेशा पूरा फोकस होता है आवर्ती पर, फ्रीक्वेंसी पर, यानी किसी शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया गया। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक नारा लेती हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे। अब मान लीजिए आधे घंटे की स्पीच है प्रधानमंत्री की, उन्होंने कितनी बार शब्द का इस्तेमाल किया, कि विकास शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया, 21वीं सदी का कितनी बार इस्तेमाल किया। तो हमेशा ये देखा जाता है कि किसी शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने संसद में एक भाषण में कहा
कि हमें जो अभी 2 महीने पहले का भाषण था कि कोरोना के समय जैसी तैयारी करनी होगी, बस इस लाइन के चलते पूरा का पूरा बाजार तनाव में आ गया। सबको डर बैठ गया कि ऐसा तो नहीं फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, एक लाइन के चलते। तो यही होता है क्या फ्रीक्वेंसी देखने का तरीका, कि आपने एक शब्द पर कितनी बार जोर दिया है। तो नॉन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्या मतलब होता है, यह केवल देखना कि कोई शब्द कितनी बार आया है नहीं, नॉन फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। शब्दों की आवृत्ति के बजाय उनके अर्थ, संदर्भ और सामग्री की उपस्थिति पर ध्यान देना, किसी भी सांख्यिकी उपकरण का उपयोग ना करना, केवल टेलीविजन विज्ञापनों का अध्ययन करना। तो नॉन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का मतलब होता है कोई शब्द कितनी बार आया वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस शब्द का इस्तेमाल क्या किया गया और किस संदर्भ में किया गया ये जानना जरूरी है। इसे कहते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ठीक है। ठीक है विक्रम जी, आपने क्वेश्चन नंबर 25 अभी आया ही नहीं है, उसका आंसर पहले लगा दिया। जीवन इतिहास पद्धति प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांतों के अनुकूल है। ये तो सही बात है। जब भी हम जीवन इतिहास की बात करते हैं तो वही एक व्यक्ति ने इंटरेक्शन किया, अंतःक्रिया करी, और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बेसिस पर उसने घटना का क्या अर्थ लगाया, ये उसकी समझ है। यह पद्धति अर्थ निर्माण की प्रक्रिया और व्यक्ति द्वारा अपनी दुनिया के दी गई व्याख्या को समझने पर बल देती है। सही बात है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी यही कहता है कि हर घटना का एक समान अर्थ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अंतःक्रिया करने वाला अपने अनुभवों के आधार पर अर्थ लगाता है। ये बात तो सही है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़े अंतःक्रिया, पर माफ कीजिएगा, अंतःवस्तु विश्लेषण, जीवन इतिहास, व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी और मौखिक इतिहास से जुड़े हुए 25 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इस लेक्चर के करीब 25 प्रश्न को भी आप अच्छे से आपने पढ़ लिया है। इस 25 क्वेश्चन करने के बाद फिर से अपने टॉपिक को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन 4 टॉपिक को, इन 4 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी 1 या 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। 150 क्वेश्चन का पेपर है आपका, इसलिए तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा गहनता से पढ़ के जाइए, खासकर केस स्टडी को और अंतःवस्तु विश्लेषण को। मौखिक इतिहास और जीवन इतिहास से क्वेश्चन सरल आएंगे, लेकिन अंतःवस्तु विश्लेषण पेपर को बिगाड़ सकता है, केस स्टडी पेपर को बिगाड़ सकती है। थोड़ा सा गहनता से चीजों को समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा, क्योंकि मैं कल ही आया हूं बाहर से, तो 2 से 3 दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी आपकी, तो कंटेंट जैसे तैयार हो जाएगा तो कल से 2 से 3 लेक्चर हुआ करेंगे 25-25 क्वेश्चन के, क्योंकि दिन कम बचे हैं अब। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज शाम को 4 बजे से ये लेक्चर शुरू हो रहा है हमारा, शाम को आपके 4 बजे से। आज 6 तारीख है। इसमें आज हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, और इसमें डेली क्लासेस हुआ करेंगी। ये सब्सक्रिप्शन ईएमआई प्लान है, अपने आप पे सब्सक्रिप्शन प्लान है, 500 रुपये महीने की फीस पर पूरा सोशियोलॉजी पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसकी अवधि जो होगी कम से कम कोर्स का कंप्लीट होने की, वो 6 महीने की अवधि होगी, क्योंकि सब कुछ पढ़ाना है तो 6 महीने का समय तो लगेगा। ठीक है, तो ये कोर्स शुरू हुआ है, 5000 का कोर्स है, तो ये हर महीने की ईएमआई पे है। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं भी हाल फिलहाल आप मत कीजिएगा, आप तो अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। शुरू हो रहा है, और यूजीसी नेट का बैच कल से शुरू हो जाएगा। हर बैच में अब जो नए बैच शुरू हो रहे हैं, पुराने वाले बैच में नहीं, हर नए बैच में आप प्रिंट आउट निकाल सकेंगे कंटेंट का, नोट्स का, नए बैच वाले में याद रखिएगा। जो लोग भी नए बैच ज्वाइन करेंगे उनके पास कंटेंट डाउनलोड करने की, प्रिंट आउट निकालने की सुविधा उपलब्ध होगी उनके। चलिए, तो अगला लेक्चर आपका शुरुआत होगा। ठीक है, अभी तो शाम को 4 बजे आज शुरुआत करेंगे हम इस लेक्चर की, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र क्या है, इसको लेकर 1 घंटे का लेक्चर होगा। कल से यूजीसी नेट का बैच भी, नया बैच शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।